इक्तिसादी ताउन तंजीम का 13वां इजलास बड़ी खुशउस्लूबी से और कामयाबी से पुरअमन हालात में इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। 22 साल के बाद इस्लामाबाद में होने वाले इस इजलास की सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की। इजलास में 8 रुकनी तंजीम के 7 सदूर वज़ीर आज़म और एक मुल्क अफगानिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे ने शिरकत की। इस्लामाबाद में ECO के इजलास से अगर कोई परेशान था तो वो सिर्फ हमारा हमसाया मुल्क भारत था। भारत ने ही गुज़श्ता साल सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनाकिद नहीं होने दी। ये भारत की नफरत का सरेआम ऐलान था कि वो पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर देगा, लेकिन सार्क ममालिक की तरह ECO के रुकन ममालिक पर भारत का जोर नहीं चल सका और तमाम ममालिक ने इस इजलास में शिरकत करके ये वाज़ेह कर दिया कि वो खित्ते में पाकिस्तान की तरह अमन और खुशहाली चाहते हैं। जबकि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने इस इजलास में शिरकत न करके खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी और खित्ते में मौजूद दूसरे ममालिक हैं उनके साथ अपने बेहतर ताल्लुकात बनाने का जो एक अच्छा मौका है ये ज़ाया कर दिया और साफ पैगाम दिया कि वो किसके हाथों में खेल खेल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से ECO इजलास में खित्ते में भारत की मज़मूम अज़ाइम और मसला कश्मीर की बात ना करना ये बहुत से सवालात छोड़ गया है, जिनमें से एक ये भी है कि खित्ते में मसला कश्मीर हल किए बगैर क्या मुआशी तरक्की मुमकिन हो सकती है। दफ्तर खारजा नफीस ज़िक्रिया साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नफीस ज़िक्रिया साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बड़ा एक अच्छा जेस्चर गया है कि इक्तिसादी ताउन तंजीम का जो इजलास है खुश उसलूबी से पुरअमन तरीके से अपने अंजाम को पहुंचा और भारत का जो ख्वाब था कि पाकिस्तान को तन्हा कर दिया जाएगा वो ख्वाब भी अधूरा रह गया। लेकिन जो तनकीद की जा रही है वो ये है कि इस इजलास में प्राइम मिनिस्टर साहब मसला कश्मीर पर बात कर सकते थे, जो भारतीय जारियत है इस पर बात कर सकते थे। एक मौका खो दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस फोरम पर बात करने का। जी सुन रहा हूँ। जी नफीस ज़िक्रिया साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ECO की जो समिट हुई है बेसिकली ECO का थ्रस्ट जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर था। इसका अगर आप थीम देखें तो थीम जो है वो कनेक्टिविटी फॉर रीजनल प्रॉस्पेरिटी था। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जो था इसका इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आपने इस रीजन का जो खित्ते का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है। तो इसलिए दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर का इशू जो है कभी भी हमारे ना ऑब्जेक्टिव से कहीं बाहर गया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा फोकस नहीं रहा। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पर हमने कश्मीर का मसला नहीं उठाया है। कोई ऐसा बायलैटरल ओकेजन नहीं था जिसके बाद हमने कश्मीर का मसला जो है वो दुनिया के सामने नहीं रखा हो। तो मैं समझता हूँ कश्मीर का मसले को हमने बहुत मौसर तरीके से हुकूमत ने हर सतह पर हर लेवल के ऊपर जो है उसको रेस किया है, हर फोरम पर रेस किया है। अच्छा, आप नहीं समझते कि अफगानिस्तान के सदर ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करके गैर संजीदगी का पैगाम दिया है? देखें अफगानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और उनका जो भी फैसला है उन्होंने अपने अंदरूनी और बैरूनी जो तरजीहात है और जो मामलात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए किया होगा। इसलिए मैं ज़ाहिर तो उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकूँगा। लेकिन एक बात तो है कि अफगानिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो हुई इस समिट के अंदर हर स्टेज के ऊपर, चाहे वो सीनियर ऑफिशियल मीटिंग थी या काउंसिल मिनिस्टर मीटिंग थी या समिट, और इसमें जो फैसले हैं उनमें उनकी जो है रजामंदी शामिल रही है और जो भी आउटकम है वो उसका हिस्सा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीस ज़िक्रिया साहब आपका। खावर इक्तिसादी तरक्की आप समझते हैं कि मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन है? बिल्कुल नहीं है। और इस टाइम हिते का जो सबसे बड़ा इशू है वो है ही मसला कश्मीर, जो कि मसला कश्मीर है। कश्मीर के अंदर जो आजकल हालात चल रहे हैं वहाँ पे जो वंस अगेन वहाँ पे जो सारी राइज चल रही है, वहाँ पे जो मूवमेंट दोबारा से जागी हुई है और उस वक्त उस इशू पे बात ना करना मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती की है कश्मीरियों के साथ। लेकिन हम इस पे हैरान क्यों हैं? जब प्राइम मिनिस्टर साहब अभी रिसेंटली टर्की में जब वो दौरे पे थे उनसे सवाल किया गया कि आप भारत के बारे में क्यों नहीं बात करते, उन्होंने कहा जी हमने वोट लिया है भारत से दोस्ती करने का, उनके साथ हालात खराब करने का नहीं है। तो वो कोई ऐसी बात करेंगे जहां से आपकी वो भारत के साथ दोस्ती खराब होगी? तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो बहुत क्लियर हैं इस इशू के ऊपर, हम हूं या ना हूं। अच्छा, दूसरी बात ये इस तंजीम का जो इजलास हुआ, ठीक है माना वो हमारा फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि जी कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हिते में अंदर, क्या आप ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर हमारी इकोनॉमिक्स किस तरफ जा रही है? हमारे एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो बैठ गई है, हमारा जो मेन स्टे है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पिछले 5-6 साल से वो नेगेटिव में जा रहा है। हमारा कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे आपको ग्रोथ नजर आ रही है। तो आपकी ये कहाँ की कनेक्टिविटी और कहाँ की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी
हाँ, ये अच्छा हुआ कि आपने एक दो दिन इस्लामाबाद के अंदर कर्फ्यू लगा लिया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि हमारे मुल्क के अंदर फॉरेनर्स आए हुए हैं। अब ये 3, 4, 5, 6 हमारे जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, अब छोटी छोटी स्टेट्स हैं, इस पर मेरे ख्याल में हलाली साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। मेरे नज़दीक तो बस एक इवेंट था और दैट्स इट। अब हमारा जो इशू चल रहा है वो अफगानिस्तान के साथ, अफगान प्रेसिडेंट नहीं आया, वो अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं आया, ये सारी दुनिया को पता है, इंडियंस ने उनको मना किया, वो प्रेसिडेंट अशरफ गनी नहीं आपके पास आए, बात खत्म। तो बाकी हमने वो ड्रामा किया, चलें ठीक है, लोग आए, बातचीत हुई, एक मीटिंग हुई, हमने दुनिया को मैसेज भिजवाया कि हम अकेले नहीं हैं। तो मान लेते हैं आप हमारी गवर्नमेंट की बात कि हम अकेले नहीं हैं। जी हिलाली साहब, एटलीस्ट भारत को ये मैसेज गया है कि जो खित्ते में भारत को, पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है वो मुमकिन नहीं है। मैं शाजिया, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं दूसरा आदमी था जो एडिशनल सेक्रेटरी था ECO का 1992 में, और उस वक्त से मेरा इन्वॉल्वमेंट ECO में एक तो फिशरी रहा है और फिर कुछ इंटरेस्ट भी रहा है। मैंने ECO को समअप किया था एक दफ़े जब मुझे बेनज़ीर ने पूछा था व्हाट यू थिंक ऑफ ECO, तो मैं आपको खड़ा करके बताना चाहता हूँ, मैंने ये लिखा था EC = 0, ये ECO के पहले मैंने इक्वल साइन डाल दिया था। इसलिए शाजिया कि बातें बहुत होती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितने एग्रीमेंट्स मैंने ऑन पाकिस्तान के बिहाफ पे साइन किया था और निगोशिएट किया था। कुछ नहीं होता, क्वाड्रिलैटरल एग्रीमेंट, ट्राइलैटरल एग्रीमेंट, कुछ नहीं होता। मिनिमम ट्रेड है और मिनिमम कम्युनिकेशन लिंक्स हैं। अब आप आ जाएं इस समय, फिर भी इट्स अ गुड थिंग टू हैव, माने कि अच्छा है, इनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं, विजिट्स होते हैं, लोग आते हैं, बात करते हैं, और नेबरहुड के साथ अच्छा है लिंक्स रखना। मगर आपने जो बात की शुरू में कश्मीर के बारे में, भाई कश्मीर के बारे में तो मेंशन नहीं हुआ, मगर नगोनो काराबाख के बारे में मेंशन आ गया। इन अदर वर्ड्स, एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो वो चाहते थे मेंशन होना वो तो हो गया, मगर कश्मीर इश्यू इसलिए कि शायद ईरान नहीं चाहता था, इसलिए कि ताजिकिस्तान में एक हिंदुस्तान का बेस है वो भी नहीं चाहेगा, इसलिए कि माफ करिए शायद तुर्की भी नहीं चाहता था कि कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट आए जिसमें हिंदुस्तान और उनके रिलेशंस पे इम्पैक्ट हो, तो ये मुनासिब नहीं है। देखिए, कश्मीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और पुराना कौन सा डिस्प्यूट है जो मुस्लिम वर्ल्ड को, पैलेस्टाइन एंड कश्मीर, ये एक ब्रेथ में लोग कहते हैं, ये दो इश्यूज हैं। और हमारे लिए खास तौर अब जब एक नया जान और जोश और वलवला कश्मीर में आया है, मेरे ख्याल में हम ज्यादा कोशिश करना था टू रेज द इश्यू, और इतनी कोशिश करनी थी कि जिन लोगों ने वीटो किया, मैं नहीं कहता कि हम कामयाब हो जाते, मगर जिन लोगों ने इसको वीटो किया कम से कम हमारे पब्लिक को सामने आते और उनको हम देखते और उनको हम आइडेंटिफाई करते। ये नहीं है जाके चार दीवारों के पीछे जाके कहते नहीं यार मेहरबानी से ये ना करें। ईरान को जैसे आप जानते हैं, ईरान के साथ तो बहुत बड़ा एग्रीमेंट है इंडिया का, उनके पास एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है, और फिर मैं रिपीट करता हूं, ताजिकिस्तान में इंडियन ट्रूप्स, इंडियन फोर्सेस, इंडियन प्लेन्स बेस हो सकते हैं। तो ये सब बातें हैं जो मेरे ख्याल में लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़फर हिलाली साहब, खावर घुमन में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाइट एडिशन से शाजिया ज़ीशान को इजाज़त दे, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।